आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपने रिएजेंट्स के अगले लेक्चर को। देखो, अभी तक हमने पूरा कंप्लीटली अपने रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ चुका है। अब हम जो लोग स्टडी करेंगे वो हम लोग अपने अगले रिएजेंट की बात करेंगे, उसका नाम है ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ रिएजेंट है, इसको भी हमें बहुत अच्छे से स्टडी करना है। तो सबसे पहले सवाल आता है कि सर आखिरकार ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें सीखना है कि आखिरकार हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो हम बात करेंगे वह सभी कंपाउंड्स होते हैं जहां पर कार्बन और मेटल के बीच में, यहाँ पर C स्टैंड्स फॉर कार्बन है और M स्टैंड्स फॉर मेटल है। जहाँ पर कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड होता है उन सभी कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं, और उसके द्वारा जो रिएजेंट आते हैं उसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स कहते हैं। अब कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड होगी तो आपको पता है कार्बन हमारे पास क्या होते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हम बोलेंगे कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और मेटल क्या होते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जिसकी वजह से कार्बन पर क्या जाता है, नेगेटिव, और इस पर क्या जाता है, पॉजिटिव। अब आपको यहां से बहुत हद तक चीजें क्लियर होने वाली हैं। हमारे पास जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स होते हैं, अगर आप इसमें ऐसी तस्वीर देखोगे तो इस तस्वीर से सिर्फ एक ही बात निकल के आती है, और वो बात सिंपल सी ये होती है, यदि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो मतलब कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ पर जो स्पीसीज होगी हमारे पास, वो स्पीसीज या तो हमारे पास बेस का काम कर सकती है या फिर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकती है। तो सबसे पहले बात आपको यही समझना है, जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं या तो वह बेस का काम करेंगे या फिर वह न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे हमारे रिएजेंट्स के दौरान। आपको बहुत अच्छे से पता है बेस वो स्पीसीज होती है जहां पर हाइड्रोजन पर अटैक होता है या H+ खाने के लिए आई है। न्यूक्लियोफिलिक वो स्पीसीज होती है, न्यूक्लियोफाइल, जहां पर कार्बन पर अटैक होता है। तो इतनी सी जानकारी के साथ अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार सर हमें कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स पढ़ने हैं जहां पर कार्बन तो सेम रहेगा लेकिन बस मेटल में चेंज आएगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। तो देखो, टाइप्स में आप लोगों को सबसे पहले एक मैं नाम बताने जा रहा हूं, बहुत ही फेमस नाम है ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड। अब जो इनके नाम है, इन्हीं नाम में मेटल का नाम छुपा है, बस आपको कार्बन के साथ उस मेटल को लगा देना है। ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, मैग्नीशियम, ठीक है, कंपाउंड। अब ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड में क्या होगा आपके पास, यहां पर जरा ध्यान से देखना, आपके पास कार्बन की जगह मैं यहाँ पर एल्काइल ग्रुप ले लेता हूँ और मेटल आपके पास क्या आ जाएगा, Mg। इस तरीके से जो RMgX होता है, जिसको हम एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड भी बोलते हैं, यही हमारे पास ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड होगा, मतलब ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएजेंट ऑर्गेनोमेटेलिक से रिलेटेड होगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ इसी का हमारे पास जो दूसरा नाम होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ज्यादातर लोग इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के नाम से ज्यादा जानते हैं, है ना, ये नाम ज्यादा फेमस है। पहली बात तो पहला रिएजेंट हमें ये स्टडी करना है। दूसरा होता है हमारे पास ऑर्गेनोलिथियम, ऑर्गेनोलिथियम। अब अगर मैं ऑर्गेनोलिथियम की बात करता हूं तो यहां पर जो हमारे पास मेटल होगा वो मेटल कौन होगा, RLi। यहां पर मेटल है Li, इसको हम एल्काइल लिथियम भी पढ़ते हैं। तीसरा होता है हमारे पास ऑर्गेनो कॉपर। सबके आगे ऑर्गेनो लगा रहे हैं और आगे हमारे पास मेटल का नाम है, तो हमें अच्छे से समझ में आ रहा है वहां पर कौन सा मेटल रहा होगा। तो इसको हम बोलते हैं RCu, या फिर ये कुछ इस तरीके से लिखा होता है ज्यादातर, जहां पर हमारे पास R2CuLi, है ना। ये दोनों ही मतलब एक ही हैं, या तो RCu कॉपर मेटल है तो पता पक्की बात है, लेकिन यहाँ पर एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, इसी को हम बोलते हैं गिलमांस रिएजेंट, इसी को हम बोलते हैं गिलमांस रिएजेंट। तो सबसे पहले कौन सा था हमारे पास, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दूसरा कौन सा था हमारे पास, ऑर्गेनोलिथियम। तीसरा कौन सा हमारे पास, ऑर्गेनो कॉपर, जिसको हम गिलमांस रिएजेंट भी कहते हैं। अब अगर आगे और बात करते हैं तो और हमारे पास होते हैं ऑर्गेनो जिंक। ऑर्गेनो जिंक, ऑर्गेनो जिंक में क्या होता है, R2Zn, डाई एल्काइल जिंक होता है। ऐसे ही हमारे पास ऑर्गेनो सिलिकॉन होते हैं, जहां पर आप लोग पीटरसन ओलिया जुलिफिनेशन पढ़ते हो, ऑर्गेनो सिलिकॉन। फिर हमारे पास अगले होते हैं ऑर्गेनो जिरकोनियम, ऑर्गेनो जिरकोनियम, जहां पर जिरकोनियम एज अ मेटल होगा। फिर होते हैं हमारे पास ऑर्गेनो बोरोन, ऑर्गेनो बोरोन। फिर होते हैं हमारे पास ऑर्गेनो टिन, ऑर्गेनो टिन।
और अगर मैं लास्ट एक और बात करता हूं तो होगा हमारे पास ऑर्गेनोपैलेडियम। तो ये सारे ही एग्जाम्पल होते हैं हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बेस्ड रिएजेंट, जिसमें आपके पास मेटल में चेंज करते जा रहा हूं तो आपके पास ये डिफरेंट आते जा रहे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो ये पढ़ना है, यही हमारे पास कोर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के 3 सबसे पहले ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड, जहां पर हम ग्रिनार्ड रिएजेंट के बारे में एकदम डिटेल लेक्चर पढ़ने वाले हैं और इसी के बाद में सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से करने वाला हूं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनोलिथियम और लास्ट में पढ़ेंगे ऑर्गेनोकॉपर, जिसमें हम गिलवान रिएजेंट की बात करेंगे। जैसे ही ये तीनों इंपॉर्टेंट खत्म होते हैं वैसे ही बाकी सब थोड़े थोड़े आपको आइडिया देना है, उसमें ज्यादा हमें कोई डिटेल केमिस्ट्री डिस्कशन नहीं करनी, क्योंकि जो ज्यादा फेमिलियर है वो इन्हीं की रिएक्शंस हमारे पास सबसे ज्यादा फेमिलियर हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने सबसे पहले ऑर्गेनोमेटेलिक बेस्ड रिएजेंट, जिसका नाम है ग्रिनार्ड रिएजेंट। अब हम स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले अपना जो हमारा पहला ऑर्गेनोमेटेलिक बेस्ड रिएजेंट है वो है ग्रिनार्ड रिएजेंट। तो सबसे पहले हम इसी टॉपिक से अपनी स्टार्टिंग करते हैं। देखो अब इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है डिटेल में, इस बात को पहले समझते हैं। सबसे पहले हमें सीखना है इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी इन द सेंस आखिरकार इसमें कौन सा मेटल है, ये सारी बातें करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन कि आखिरकार इसकी प्रिपरेशन कैसे हुई होगी। तो एक बहुत ही बेस्ट और पॉपुलर मेथड है प्रिपरेशन का, उसकी हम बात करेंगे। और जो हमारे पास तीसरा है वो है रिएक्शंस। असली में हमें जो कैटेगरी जिसकी बात करनी है वो रिएक्शंस वाली कैटेगरी है, उसी को बहुत अच्छे से डिटेल में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बेसिक जानकारी की आपसे बात करूंगा तो बेसिक जानकारी में क्या है, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास यहाँ पर जो मेटल होता है वो क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, और इस तरीके से आपके पास स्ट्रक्चर होता है ग्रिनार्ड रिएजेंट का। ठीक है, ये वाले आपका केमिकल फॉर्मूला है। यहाँ पर R पर नेगेटिव होता है, Mg पर पॉजिटिव होता है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है ये क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये मेटल क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब अगर मैं इसके थोड़े से नाम की बात करता हूँ तो इसी ही को हम बोलते हैं एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। खुद देखो ना, यहाँ पर R मतलब क्या है, एल्काइल, Mg मतलब क्या है, मैग्नीशियम, और X मतलब हमारे पास क्या है, हैलाइड। चलो इतनी सी बात हो चुकी है। अब देखो यहाँ पर मुझे एक दो बातें ये बतानी है, क्योंकि R पर नेगेटिव है तो जिसकी वजह से या तो ये बेस की तरह काम कर सकता है या फिर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। तो कभी भी अगर आपको ग्रिनार्ड रिएजेंट दिखे तो आपको वहां पर दो पॉसिबल रिएक्शन सोचनी है, या तो वहां पर बेस होगा या तो वहां पर वह न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब देखो बेस का आपको हमेशा तब सोचना है जब सामने वाले सबस्ट्रेट पर जिस पे भी आप रिएक्शन करवा रहे हो क्या मौजूद हो, एसिडिक H। अगर एसिडिक H मौजूद होगा तो हम बोलेंगे वहां पर बेसिक रिएक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू न्यूक्लियोफाइल के। यदि कहीं पर दो पॉसिबिलिटीज हैं बेसिक रिएक्शन की भी और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की भी, तो सबसे पहले आपको बेसिक रिएक्शन करवानी है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होती है। अब सवाल आ रहा है सर एसिडिक H का मतलब क्या होता है। एसिडिक H वो सभी H होते हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगे होते हैं। इतनी बात आपको पहले बेसिक में पता ही है बहुत अच्छे से, है ना। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, ऑक्सीजन से लगा हुआ, नाइट्रोजन से लगा हुआ, सल्फर से लगा हुआ, ये सभी क्या है आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इनसे जो सभी H लगे होते हैं वो हमारे पास एसिडिक H होते हैं। ये सारी बात हो चुकी है। तो ये हमारे पास थी थोड़ी सी बेसिक जानकारी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं आखिरकार प्रिपरेशन। ठीक है, देखो प्रिपरेशन की अगर मैं बात करता हूं तो बहुत ही फेमस रिएक्शन है आपके पास, यहां पर एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, अगर मैं एल्काइल हैलाइड की बात करता हूं जनरली आप लोगों के सामने, तो आपने केमिस्ट्री पढ़ी है एल्काइल हैलाइड की, यहां पर पॉजिटिव होता है, यहां पर नेगेटिव होता है। तो आपको पता है कि सर सामने से क्या आता है, न्यूक्लियोफाइल आता है, बैक साइड अटैक करता है, और यहां पर SN2 रिएक्शन टाइप कुछ होता है, और आपके पास यहां पर RNU का फॉर्मेशन हो जाता है। ये आपको बेसिक केमिस्ट्री पता है। लेकिन अगर मैं इसके सामने मैग्नीशियम लेके आ जाऊं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये बात बहुत जरूरी है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हमें मैग्नीशियम लेके आना है। अभी बात करूंगा किस लिए, तो यहां पर क्या होगा, मेटल इंसर्शन रिएक्शन होती है और RMgX का फॉर्मेशन हो जाता है।
जैसे ही हमने ये लेके आया, अब देखो हुआ क्या है, यहाँ पर R पर नेगेटिव आ गया, Mg पर पॉजिटिव आ गया। देखो पहले R पर क्या था, पॉजिटिव था, अब R पर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो हम एक बात बोल सकते हैं कि एल्काइल हैलाइड का जो R था वो पहले इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का था और इस वाले केस में कैसा बन गया है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर का। मतलब मैं अच्छे से बोल सकता हूं पहले इसका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है, अब इस R का नेचर कैसा आ गया, न्यूक्लियोफिलिक नेचर आ चुका है। तो हम बोल सकते हैं यहां पर रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हो चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने रहा हूं, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। अब रिवर्सल पोलैरिटी का मतलब क्या है, सिंपल सा, R नेगेटिव बन गया है तो अब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। पहले ये इसके पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, दोनों बातें अलग अलग डिफरेंट है। तो जहां पर रिएजेंट की रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हो जाए उसी को हम बोलते हैं अम्पोलंग रिएजेंट। यहां पर एक नया टर्म आ गया, अम्पोलंग रिएजेंट। जहां पर रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हो जाए उसी को हम बोलते हैं अम्पोलंग रिएजेंट। इतनी बात आप सबको समझ में आ रही है। तो ये प्रिपरेशन से रिलेटेड बात थी, ये बात हमें अच्छे से समझ में आ रही है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर बेसिक जानकारी में आप एक बात और नोट कर लो, ये जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड एजेंट होते हैं ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल होते हैं। इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखना। तो सर आप पूछोगे आखिरकार ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल और हार्ड न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो बहुत अच्छे से क्लियर करो दिमाग में, जहां पर कार्बन और मेटल के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, वहां पर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे, वहां पर चार्जेस का सेपरेशन ज्यादा होगा, चार्जेस के सेपरेशन की वजह से वहां पर वह हार्ड न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, क्योंकि हार्ड सेंटर जनरेट होगा। वैसे ही जहां पर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा, वहां पर ज्यादा पोलराइजेशन नहीं होगा, वहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा ओवर आयनिक कैरेक्टर, तो हम उनको सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से समझ में आ रहा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में हमारे पास कार्बन और मैग्नीशियम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, लेस की मोर, तो हम बोलेंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो इसी की वजह से ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो क्या क्या बातें समझ में आई। सबसे पहले हमें समझ में आया कि RMgx जो होता है वो हमारे पास ग्रिग्नार्ड एजेंट होता है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड भी कहते हैं, और ये हमारे पास बेस और न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, और ये एक हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता है। ये काम में आपको भी आगे जब रिएक्शंस आएंगे उनमें आपको बहुत हेल्प करने वाला है ये वाली बात हार्ड न्यूक्लियोफाइल की, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ प्रिपरेशन के बारे में एक छोटी सी बात बताई, जहां पर हमें एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आया, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, मतलब जिसको हम बोलते हैं अम्पोलंग एजेंट। प्रिपरेशन ऐसे आप बहुत सारे तरीके से करवा सकते हो, लेकिन ये तरीका बहुत ही फेमस तरीका है, इसी को इसलिए बता रहा हूं। अब सवाल था कि सर आखिरकार ये ड्राई ईथर क्यों लिया। देखो अगर आप ड्राई ईथर की जगह कोई पोलर सॉल्वेंट ले लोगे, पोलर सॉल्वेंट, अब पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जहां पर आपके पास H किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है। फॉर एग्जांपल आप ले लो वाटर, आपने वाटर ले लिया, तो जैसे ही आपका ये फॉर्मेशन होगा, तो अभी अभी बताया इस पर नेगेटिव की वजह से ये बेस की तरह काम करेगा, तो ये R माइनस इस H प्लस को भगा ले जाएगा और आपके पास फॉर्मेशन कर देगा एल्केन का। मतलब आप बनाना चाहते थे ग्रिग्नार्ड एजेंट, लेकिन बन क्या रहा है, एल्केन। इसीलिए आप लोगों ने 12th क्लास में अपनी सेकंड बुक में एनसीईआरटी में क्वेश्चन पढ़ा होगा, व्हाई शुड ग्रिग्नार्ड एजेंट प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। एनहाइड्रस कंडीशन वो कंडीशन होती है जहां पर वाटर नहीं होता, क्योंकि जैसे ही हम वाटर वगैरह ले लेंगे तो वहां पर एसिडिक H होता है और ये R माइनस इस पे अटैक करके RH का फॉर्मेशन कर देगा। तो रिएक्शन इसकी जगह आपको प्रोडक्ट यहां पर ये देगा। हमें बनाना क्या है, ग्रिग्नार्ड एजेंट, लेकिन बन क्या रहा है, एल्केन। इसीलिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, ड्राई ईथर लेते हैं। क्या बात सबको समझ में आई। अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर हम रिएक्शंस पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रिएक्शंस में दो कैटेगरी होती है, जहां पर ये एज अ बेस काम करेगा और जहां पर ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। तो अब हम बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपको अच्छे से पता चल चुका है यह जो RMgx होता है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब हमें इसकी रिएक्शंस पढ़नी है। देखो रिएक्शंस में हमने बात कर रखी है, यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये हमेशा जो रिएक्शंस है वो दो तरह की रिएक्शंस दिखाएगा। एक तो हमने बोला जब ये एक्ट एज अ बेस काम करेगा तब वहां पर हमें रिएक्शन समझनी है, और यह है जब एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, क्योंकि कभी भी कोई जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है वो एज अ बेस काम कर सकती है और एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकती है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सर आखिरकार एसिड बेस रिएक्शंस हमारे पास किस तरीके से होने वाली हैं। तो मैं आपके सामने बहुत ही सिंपल से 2-3 एग्जांपल लिखूंगा, जहां पर आपको सबसे पहली कैटेगरी समझ में आ जाएगी, जहां पर ग्रिग्नार्ड एजेंट एज अ बेस वर्क करेगा। जैसे मान लो सबसे पहले आपके सामने क्या है, यहां पर इस तरीके से एक एल्काइल
एल्काइन है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। ये एल्काइन कौन सी एल्काइन है? टर्मिनल एल्काइन है। तो टर्मिनल एल्काइन वो एल्काइंस होती हैं जिस पर एसिडिक H होता है। देखो, आपको जब भी एसिडिक H पहचानना है तो मैंने आपको एसिडिक कैरेक्टर पढ़ाया हुआ है। H+ निकाल के जब कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, क्या वो स्टेबलाइज्ड है कि नहीं है, तो उससे पता चल जाएगा वहां पर एसिडिक H है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर अगर हम ग्रीनार्ड एजेंट लेते हैं, अभी हम लोग RMGX लेके चलते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, और यहाँ पर आ जाता है MgX प्लस। देखो एक्चुअली हुआ क्या है, यहाँ पर इस वाले कार्बन से जो H लगा है वो एसिडिक है, और यहाँ पर नेगेटिव है, ये नेगेटिव इस एसिडिक H को ले जाता है। अब क्योंकि एसिडिक H मौजूद था इसीलिए एसिड बेस रिएक्शन हुई है। अगर यहाँ पर एसिडिक H नहीं होता तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन नहीं होती। ऐसे ही मैं अगले केस की बात करता हूँ। यदि आपके पास एल्कोहल है CH3CH2OH, बहुत ही फेमस रिएक्शंस हैं ये सारी की सारी, जो कि आप बचपन में पढ़ते हो छोटी छोटी क्लासेस में, ठीक है। तो यहाँ पर RMGX ले लिया, तो अब आपको पता है ये एज अ बेस काम करेगा, यहाँ पर इसका एसिडिक H ले जाएगा। हमेशा आप एक बात याद रखो, जो एसिडिक H होते हैं या फिर हम इसको एक्टिव H भी कहते हैं, हमेशा वही होते हैं जो कि H किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगे होते हैं। बस सिंपल सा फंडा यही है आपके पास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा एल्कोक्साइड का CH3CH2 माइनस, और यहाँ पर इसके सपोर्ट में इसका काउंटर आ जाएगा प्लस, इस तरीके से। तीसरी अगर मैं बात करता हूँ, बहुत ही सिंपल है, अगर आपके पास कोई एसिड दिया हो, देखो CH3COOH। अब आपको यहाँ पर बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि जो RMGX है वो एज अ बेस काम करेगा या एज अ न्यूक्लियोफाइल। अगर कहीं पर सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन के चांसेस हैं तो वहां पर एसिड बेस रिएक्शन होकर ही रहेगी। फिर सुनो, होकर ही रहेगी, उससे पहले और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट रिएक्शन होती हैं, क्योंकि ये है आयनिक रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ से ये H ले जाएगा और आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से सॉल्ट का CH3CO माइनस MgX प्लस। तो सबसे पहले हमने ये कैटेगरी पढ़ चुकी है एसिड बेस रिएक्शन, जहां पर हमारा जो ग्रीनार्ड एजेंट है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एज अ बेस एक्ट कर रहा है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो इसी में नोट में एक बात समझनी है, जो भी आपकी एसिड बेस रिएक्शंस होती हैं, इन्हीं एसिड बेस रिएक्शन का नाम होता है ज़ीरी-विट्नॉफ रिएक्शन। बस थोड़ी आपकी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए हम बता रहे हैं, ज़ीरो-विट्नॉफ रिएक्शन किसको कहते हैं, जो भी आपकी एसिड बेस रिएक्शन है उन्हीं को कहते हैं। अब देखो यहाँ से एक मेथड आता है, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं ज़ीरो-विट्नॉफ मेथड। मतलब इसी के आगे लगा दोगे तो ये हो जाएगा ज़ीरी-विट्नॉफ मेथड। अब ज़ीरो-विट्नॉफ मेथड क्या होता है, तो सुनो, कुछ नहीं, बस ये कैलकुलेशन ऑफ एसिडिक H होता है। यह वह मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एसिडिक H को कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एसिडिक H जिस मेथड से हम लोग डन करते हैं उसी को बोलते हैं ज़ीरी-विट्नॉफ मेथड। बिल्कुल सही बात है। आपके पास एक सबस्ट्रेट है, उस सबस्ट्रेट की हम बात कर रहे हैं, और उस सबस्ट्रेट पे आपके पास कितने एसिडिक H मौजूद हैं, तो उतने ही आपको क्या चाहिए, ग्रीनार्ड एजेंट के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले लेता हूँ। आपके पास मैं इस तरीके से बना दे रहा हूँ C ट्रिपल बॉन्ड CH इस तरीके से, और हम लोग यहाँ पर बना देते हैं OH, यहाँ पर बना देते हैं COOH, और आपके पास यहाँ पर मैं RMGX लिख देता हूँ, और मैं आपसे पूछता हूँ इसके कितने मोल्स चाहिए, इस सबस्ट्रेट के लिए इसके कितने मोल्स चाहिए। तो ये बहुत ही पॉपुलर सवाल है, और इसके मोल्स ही हमें आइडिया दे देंगे कि सामने वाले सबस्ट्रेट पर कितने एसिडिक H थे। इसी को हम बोलते हैं ज़ीरो-विट्नॉफ मेथड। तो देखो समझते हैं। अगर मैं सबसे पहले इस H की बात करता हूँ, क्या ये H एसिडिक H है, तो बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल ये H एसिडिक H है, क्योंकि ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज पे है, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ऐसे ही क्या ये H भी एसिडिक H है, बिल्कुल ऑक्सीजन से जुड़ा है। क्या ये H एसिडिक H है, इसको तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, खुद एसिड है तो इसका H तो एसिडिक होगा ही होगा। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर हमें ग्रीनार्ड एजेंट के 3 मोल्स रिक्वायर्ड हैं। अब ये जो 3 वैल्यू आ रही है, ये 3 वैल्यू यही समझा रही है बार बार कि यहाँ पर सामने सबस्ट्रेट में 3 एसिडिक H मौजूद हैं। अगर 3 एसिडिक H मौजूद हैं तो यही हमारे पास मेथड होता है कैलकुलेशन ऑफ एसिडिक H या फिर एक्टिव H। उम्मीद करता हूँ आपको सबसे पहला रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हम दूसरी रिएक्शन पढ़ेंगे इसकी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस में हमारे पास 2 कैटेगरी होती हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। तो
अब हम बात करते हैं कि आखिरकार जब हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल करेगा तो ये किस तरह की रिएक्शंस शो करेगा। देखो हमारे पास जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो हमारे पास दो तरह की मेनली रिएक्शंस होती हैं। एक रिएक्शन होती है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और एक रिएक्शन होती है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरह काम करता है तो यहाँ पर 1,2 एडिशन होता है ऑलवेज, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एडिशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हमेशा डायरेक्ट एडिशन। और जब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरह काम करेगा तो ये हमेशा SN2 मैकेनिज्म के थ्रू वहां पर क्या करता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करता है। और हमें एक बात और अच्छे से ध्यान रखनी है, यह न्यूक्लियोफाइल तो है लेकिन कैसा न्यूक्लियोफाइल है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। और रीजन मैंने आपको क्या दिया था, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, ये बात हो चुकी है। तो अब हम सबसे पहले अपने डिफरेंट सब्सट्रेट लेके आते हैं और एक एक करके मैं आपको सारी रिएक्शंस को समझाता हूँ। अगर मैं सबसे पहले रिएक्शंस की बात करता हूँ तो हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड इस तरीके से ले लिया, एल्डिहाइड ले सकते हो या फिर आप कीटोन ले सकते हो। एल्डिहाइड और कीटोन लेते ही आपके सामने यहाँ पर पहले स्टेप में क्या है, RMGX इस तरीके से है पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में क्या है, H3O+ है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसकी जगह ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखते हो RMGX/H3O+, तो कहीं ना कहीं ये रिएक्शन थोड़ी सी गलत हो जा रही है, क्योंकि ये एसिड बेस रिएक्शन कर यहाँ पर क्या बना देंगे, एल्केन बना देंगे। तो इसलिए हमेशा इनको अलग अलग स्टेप्स में लिया जाता है ताकि पहले अपना ये काम कर ले फिर उसके बाद ये काम करने आए। अब देखो आपको अच्छे से पता है यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव सेंटर है, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव सेंटर है। ये नेगेटिव सेंटर इस पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करता है, अच्छे से पता है। तो आपके पास फिर क्या होगा, देखो यहाँ पर ये वाली बॉन्ड इससे से शिफ्ट होगी तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा RO-, यहाँ पर R या फिर H, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास R। ये R कहाँ से आया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया है। ठीक है, अब अगले स्टेप में हमारे पास क्या होगा, वर्क अप होगा। ये तो हमारे पास एडक्ट का फॉर्मेशन हो चुका है, वर्क अप यहाँ पर माइनस के साथ हमने थोड़े समय के लिए MGX लगा दिया। अब वर्क अप वगैरह करवा के आप यहाँ पर बना दोगे RCOH, यहाँ पर R या फिर H और यहाँ पर आ जाएगा R, तो आपके पास एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन आप पढ़ रहे हो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है और हो क्या रहा है, एडिशन हो रहा है, तो हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और हमें ये भी समझ में आ रहा है कि कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, एल्कोहल में कन्वर्ट हो रहे हैं जब हम इसको ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ ट्रीट करते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है वो हमारे पास है, यदि हम कोई एसिड डेरिवेटिव ले लें, क्योंकि देखो अगर हम एसिड लेंगे तो वहां तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, अभी हमने पढ़ा। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, एसिड डेरिवेटिव। देखो Z की जगह आप यहाँ पर हेलोजन भी ले सकते हैं, आप यहाँ पर एस्टर भी ले सकते हैं, आप यहाँ पर अमाइड भी ले सकते हैं, या आप यहाँ पर एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। ये सारे ही एसिड डेरिवेटिव होते हैं। तो हम लोग किसी एक के लिए समझ लेंगे तो बाकी फिर हम सबके लिए समझते रहेंगे। ये हमारे पास एसिड डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन है, तो वही सबसे पहले स्टेप में आपके पास क्या होगा, RMGX हो गया, और दूसरे स्टेप में आपके पास क्या होगा, वर्कअप होगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे होगी, तो देखो मैं आपको एग्जांपल लेता हूं एस्टर का। यहाँ पर हमारे पास RC डबल बॉन्ड और यहाँ पर OR है। जब आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लिया तो आपके पास सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी। तो देखना ध्यान से क्या बन जाएगा, RCO-, यहाँ पर R था, OR था, और यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास R। अब अगले स्टेप देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस कीटोन और एल्डिहाइड के कंपैरिजन में अगर हम इनकी रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर यही स्टेप अलग होता है। ये O- वापस आता है, OR को बाहर निकालता है और आपके पास यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन कर देगा, क्योंकि OR एक अच्छा लीविंग ग्रुप है लेकिन यहाँ पर H अच्छा लीविंग और R अच्छे लीविंग ग्रुप नहीं है। तो ये जो आप रिएक्शन करवा रहे हो, रिएक्शन कैसी हो रही है, पहले न्यूक्लियोफाइल आया और न्यूक्लियोफाइल ने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट। तो हम बोलेंगे ये कैसी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप रिएक्शन है। मतलब पहले तो क्या हुआ, एडिशन और फिर सब्स्टिट्यूशन। तो हम ज्यादा अच्छे से बोल सकते हैं SNAE। इनका जो पूरा अच्छा नाम होता है वो क्या होता है, SNAE, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन एलिमिनेशन। ये सारी केमिस्ट्री आपने एसिड डेरिवेटिव्स में पढ़ी होगी। मैं यहाँ रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़ा, मैं आपको यहाँ पर रिएजेंट के रोल को सिखा रहा हूँ। ठीक है, अगले स्टेप में आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर से वही RMGX आ जाएगा
और यहाँ पर वर्कअप के लिए HCO प्लस होगा। तो आपने अभी अभी पढ़ा कि यदि ग्रिनार्ड रिएजेंट के साथ अटैक करवाते हैं तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसका होता है, अल्कोहल का। तो देखो यहाँ से R नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, ये ऐसे फॉर्म होगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, RCO माइनस, यहाँ पर R था और यहाँ पर R, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्कअप हो जाएगा। आप इससे MgX प्लस थोड़े समय के लिए चिपका भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जैसे ही आप फॉर्म कर दोगे यहाँ पर क्या बन जाएगा, RCOH, R और R। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आप कार्बोनिल कंपाउंड लेते थे, उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करते थे, तो आपको कितने मोल ग्रिनार्ड रिएजेंट की जरूरत पड़ती थी, 1 मोल। इस बात को याद रखना, आपने यहाँ पर कितना लिया है, 1 मोल लिया है। वहीं पर जब आप एसिड डेरिवेटिव लेते हो, कोई भी, चाहे एसिड एलाइड हो, एसिड अमाइड हो, एसिड एस्टर हो, एसिड एनहाइड्राइड हो, तो जब आप इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको कितने मोल की जरूरत पड़ रही है, देखो पहला मोल यहाँ और दूसरा मोल यहाँ। तो इसको याद रखो, ये पॉइंट बहुत जरूरी पॉइंट है, ये आपके काम आएगा जब वहां पर एक सवाल आता है कि सामने सबस्ट्रेट होते हैं, सबस्ट्रेट में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे और आपसे पूछेगा हाउ मेनी मोल्स ऑफ ग्रिनार्ड रिएजेंट कंज्यूम। तो कंज्यूम वाले क्वेश्चंस में आपको ये सारी ही चीजें हेल्प करने वाली हैं बहुत ज्यादा। तो अब हम रिएक्शंस को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम आगे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जो अभी हम बात कर रहे हैं। देखो अब मैं एक एग्जांपल आपके सामने और लेता हूं। यहाँ पर आपके पास क्या है, OET है और यहाँ पर आपके पास क्या है, OET है। ये थर्ड रिएक्शन है जहाँ पर ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करने वाला है। तो आप बताओ यहाँ पर रिएक्शन कैसे प्रोसीड होने वाली है। यहाँ पर आपके पास क्या है, RMgX है पहला वाला, यहाँ पर आपके पास दूसरे स्टेप पे क्या है, वर्कअप है। देखो आपको अच्छे से पता है, सबसे पहले स्टेप पे यहाँ पर पॉजिटिव सेंटर है, यहाँ पर नेगेटिव सेंटर है, ये तो आइडेंटिफाई करना बहुत अच्छे से आ रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप करवाओगे तो यहाँ पर क्या करेगा, ये अटैक करेगा और यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। तो आपके पास कैसा बन जाएगा, CO माइनस, यहाँ पर OET और यहाँ पर तो OET रहेगा ही और यहाँ पर आ जाएगा R। अब देखो अगले स्टेप में ये नेगेटिव वापस चल के आएगा और OET को बाहर निकाल देगा। क्या बात समझ में आ रही है। तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OET। फिर से फॉर्मेशन इसका हो गया, देखो ना ध्यान से, ये अब एस्टर बन गया। अब आपको अच्छे से पता है, जैसे ही एस्टर बना फिर आप इसके सामने RMgX लेके आने वाले हो, फिर आप इसके सामने वर्कअप वगैरह सब कुछ करवाओगे। तो अब उस बार यहाँ पर अटैक होगा, ये बाहर निकल जाएगा। मैं सीधे यहाँ पर बना देता हूँ, तो आपके पास यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं अगले स्टेप की बात करता हूँ तो फिर आप इसके पास RMgX लेके आओगे, फिर आप यहाँ पर क्या करवाओगे, वर्कअप करवाओगे, तो आपके पास यहाँ पर एल्कोहल बनकर आने वाला है। तो अब तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी बन चुकी है। अब मैं यहाँ पर एरो नहीं दिखा रहा क्योंकि अब आपको एरो अपने आप समझ में आ रहा है कि आखिरकार मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक लाइन है, बहुत जरूरी होती है हमेशा, एक बार सीख जाओ करना क्या होता है, फिर तो वही करना होता है जो हो रहा होता है। तो ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं, इतनी टिपिकल चीजें मत बनाइए, ठीक है। अब अगर हम अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, मान लो अगला रिएक्शन हमारे पास कुछ इस तरीके से है, साइक्लिक एस्टर टाइप का। तो अब इसमें कैसे करोगे, देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड ऐसे है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, RMgX है और फिर यहाँ पर क्या है, वही वर्कअप है। तो अब आप मुझे बताओ कैसे प्रोसीड करोगे। अच्छा आपको ये नहीं पता R पर नेगेटिव होता है, आपको ये नहीं पता यहाँ पर पॉजिटिव सेंटर होगा कार्बन कार्बन पर, तो ये R माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी। बहुत बड़ी बात हो चुकी है। जैसे ही आप यहाँ पर करोगे तो आपके पास फॉर्मेशन कैसा हो जाएगा, ये O माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा, R। अब आप देखो यहाँ पर O माइनस वापस आएगा और ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, तो आपके पास फॉर्मेशन कैसा हो जाएगा, डबल बॉन्ड O R, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर आ जाएगा O माइनस। लास्ट में आप क्या करवा दोगे, वर्कअप करवा दोगे। देखो वर्कअप हायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूरत नहीं है दिखाने की, अपने आप वो समझ जाइए कि वर्कअप की कंडीशन दी हुई है और वर्कअप अपने आप हो जाता है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो ये आपके पास थे साइक्लिक एस्टर जिनको हम लोग लैक्टोन बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लैक्टोन का रिएक्शन करवाते हैं विथ ग्रिनार्ड रिएजेंट। आ रही बात समझ में। अब आगे मैं थोड़ा सा बढ़ता हूँ और आगे मैं रिएक्शंस की बात करता हूँ। जैसे मान लो अगर मैंने आपके सामने यहाँ पर ले लिया इस तरीके से साइनाइड, बताइए इस वाले केस में कैसे सोचोगे। अगर मैंने साइनाइड लिया तो आपके सामने यहाँ पर क्या है, वही RMgX H3O प्लस है, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। अब अगर ऐसे समझ में आ चुका है तो देखो यहाँ पर R पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, वही सारी चीजें पुरानी घिसी पिटी हमें ऐसे बार बार करनी है। ये ऐसे हो गया तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, RC
यहाँ पर R डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर क्या आ जाएगा MgX आ जाएगा इसके साथ थोड़े समय के लिए। ये वाला फॉर्मेशन हो गया। देखो या तो आप समझने के लिए यहाँ पर ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर H लेके आ सकते हो, लेकिन अब मैं फर्दर क्या लेता हूँ, इसको वर्कअप वगैरह मैं नहीं करवा रहा, ठीक है, या फिर वर्कअप करवा देते हैं। देखो जो हाइड्रोलिसिस होता है, इसका हाइड्रोलिसिस एक स्पेशल तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से मैंने आपको सिखाया था। जब भी कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो तो हमेशा इस तरीके से आपको हाइड्रोलिसिस करवानी है, तो आपके पास यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जैसे ही आपने कीटोन का फॉर्मेशन करवा दिया, इससे आसान क्या ही रिएक्शन है, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा RMgX, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा H3O+, और लास्ट में फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, एल्कोहल आ जाएगा। इस तरीके का एल्कोहल आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से साइनाइड रिएक्शन दिखाते हैं। अब मान लो मैं एक रिएक्शन और दिखाता हूँ। आपके पास इस बार क्या है, RMgX है, ठीक है, और इस बार मैं ले रहा हूँ आपके सामने वही CO2H+। वर्कअप के लिए ले लिया मैंने H+, तो CO2 जब मैंने लिया है तो आखिरकार CO2 के साथ ये कैसे रिएक्शन करते हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, आपको पता है R पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, और आपके पास किस में हो जाएगा फॉर्मेशन, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O- और यहाँ पर R। ये हो गया। बात समझ में आ रही है इतनी? अब देखो इस वाले केस में क्या होगा, या तो आप नेगेटिव ले जाके यहाँ पर कर दो, रेजोनेटिंग स्टेबलाइज है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में वर्कअप होके आपके पास क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH, एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बात सबको समझ में आ रही एकदम अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंट रिएक्शंस हैं जिसमें मैं आपको डिफरेंट सब्सट्रेट ले रहा हूँ। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करने आ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सट्रेट जिसका नाम है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि हमारे पास है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। देखो इसमें हमारे पास सबसे पहले आप सब्सट्रेट को समझो इस तरीके से, ये वाली पोजीशन जो होती है वो आपके पास क्या होती है, 0, ये वाली अल्फा और ये बीटा। देखो अल्फा और बीटा पे क्या है, अनसैचुरेशन है, इसलिए इसको पढ़ते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये मैंने आपको बहुत बार यूज कर रखा है रिजेंट्स में, अब तो आपको इसकी आदत हो चुकी होगी। अब आपको अच्छे से पता है ये जो इस तरीके के सब्सट्रेट होते हैं ये दो तरह के एडिशंस दिखाते हैं, एक तो दिखाते हैं 1,2 एडिशन और एक ये दिखाते हैं 1,4 एडिशन। मैंने ये डिटेल में स्टडी करवाया था आपको जब रिड्यूसिंग एजेंट्स पढ़ा रहा था। ये 1,2 एडिशन दिखाने का मतलब देखो पोजीशन से होता है, ये वाली पोजीशन 1 है, ये वाली पोजीशन 2 है, ये वाली पोजीशन 3 है, ये वाली 4 है। अगर मैं यहाँ पर सामने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेता हूँ RMgX और यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करवा देता हूँ सेकंड स्टेप पे वर्कअप की तरह, ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन किस तरीके से होने वाली डिपेंड करेगा ये रिएजेंट कैसा है। देखो 1,2 एडिशन हमेशा होती है हार्ड न्यूक्लियोफाइल के केस में, वहीं पर 1,4 एडिशन होती है हमेशा सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल के केस में। और हमें बहुत अच्छे से पता है ये जो रिएजेंट होता है ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता है, जिसकी वजह से ये हमारे पास कौन सी एडिशन दिखाएगा, 1,2 एडिशन दिखाने वाला है। क्या आपको याद आया? स्टार्टिंग में बेसिक जानकारी में यही तो मैंने बताया था। तो यहाँ पर जो ये R- होगा वो क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। बात समझ में आ गई? जब ये यहाँ पर अटैक करेगा तो ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, तो आपके पास फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड एज इट इज ऐसी थी, यहाँ पर क्या जाएगा O- और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा R। बाद में लास्ट में क्या हो जाएगा, आपके पास वर्क अप हो जाएगा और वर्क अप होके आपके पास कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब आप ध्यान से एक बात समझना, ये तो चलो हमने बहुत ही सिंपल बात समझ ली। अगर ये R कोई स्टेबलाइजिंग ग्रुप है, जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, नहीं तो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरीके का है, यहाँ पर हमने ले लिया और यहाँ पर हमने C डबल बॉन्ड ले लिया और हमने यहाँ पर करवाया PHMgBr। देखो मैं यहाँ पर R की जगह PH लगा देता हूँ, R की जगह आप कोई भी ग्रुप लगा सकते हो कार्बन चेन कंटेनिंग वाली, तो PHMgBr लिया, PH मतलब फिनाइल ग्रुप होता है, और आपने फिर यहाँ पर क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस या वर्कअप करवा दिया दूसरे स्टेप में। तो सबसे पहले स्टेप में आपको पता है वही 1,2 एडिशन होगा, तो 1,2 एडिशन करवा के आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, इस तरीके से वर्कअप में करवा देता हूँ इसी स्टेप में। यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर
PH आ जाएगा। देखो अगर हमारे पास यहाँ पर बनने वाला कार्बोटाइल स्टेबल हो, हमारे पास पता है हमें यहाँ पर H+ मौजूद हो जाएगा इस हाइड्रोलिसिस करवाते समय, तो यहाँ पर ये O+H2 बन जाएगा, एज अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो ध्यान से, क्या ये कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज है? तो देखो ये पीएच वाले ग्रुप के द्वारा भी स्टेबलाइज है और यहाँ पर रेजोनेंस भी हो रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा और यहाँ पर लास्ट स्टेप में आपके पास वाया एलिमिनेशन यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब अगर आपके पास बनने वाला कार्बोटाइन स्टेबलाइज्ड हो रहा है तो आप वहां पर हाइड्रोलिसिस फर्दर करवा दो और प्रोडक्ट में आप एल्कीन का फॉर्मेशन कर दो। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये जो बात मैं आपको इतनी समझा रहा हूं, ये बात कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही बेसिक केमिस्ट्री है जिसको आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक केमिस्ट्री है। ठीक है, बात एकदम अच्छे से समझ में आ रही है। अब मैं अगले एग्जांपल की तरफ बात करता हूं। अगला एग्जांपल हमारे पास क्या है? ये तो बात हो चुकी है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। आज के बाद हमेशा याद रखना कि हमेशा जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होता है वो कहां पर रिएक्ट करता है? वो हमेशा रिएक्ट करता है 1,2 एडिशन पर। लो मैं फिर से एक वही रिएक्शन लेता हूं, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर Mg है, यहाँ पर Br है और यहाँ पर मैं इस तरीके से हाइड्रोलिसिस करवाता हूँ। बात समझ में आ रही है? तो आप क्या बोलोगे सर, ये जो 1 और 2 है यहीं पर एडिशन होगा तो यहाँ पर नेगेटिव ऐसे जाएगा, ये वाला ऐसे जाएगा और वर्कअप होके आपके पास इस डबल बॉन्ड के साथ कोई भी छेड़छाड़ी नहीं होगी। यहाँ पर OH और यहाँ पर आपके आ जाएगा CH3 ग्रुप, मतलब 1,2 एडिशन ही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जहाँ पर हम कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि आखिरकार कार्बोनिल कंपाउंड्स कैसे रेट करते हैं। तो अभी हमने बात की एल्डिहाइड और कीटोन कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा एडवांस्ड पोर्शन की बात करेंगे। देखो एक तो पहले मैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन करवा देता हूँ। बेसिक क्वेश्चन का मतलब सर ऐसा सा है, ये C+O है, यहाँ पर आपके पास PHMgBr है और यहाँ पर आपके पास मैं TSOH ले रहा हूँ। आपको पता है फर्दर इसके साथ वर्कअप वगैरह तो रहेगा ही, वर्कअप तो आप टेंशन मत लिया करो, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा तो आपके पास सबसे पहले स्टेप में तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, इस तरीके से OH और इस तरीके से PH। तो सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक समझ लो। ये शॉर्ट ट्रिक होती है कि जब भी आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड के सामने ग्रीनाडिएंट हो, डबल बॉन्ड हो, हटाओ, OH और R लगाओ। R देखो कि ग्रीनाडिएंट से कौन सा आ रहा है। अब आपने कर दिया, अब देखो आपके पास TSOH है, ये आपके पास एक एसिड है जो कि H+ प्रोवाइड करेगा। अगर H+ प्रोवाइड करेगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर लोन पर है, O+H2 बन के ये बाहर निकल जाएगा और आपके पास कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर जाएगा। और ये कार्बोकेटाइन कैसा है, स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन है पीएच के द्वारा। तो देखो अब H यहाँ से भी निकल सकती है या H यहाँ से भी निकल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि वाटर के द्वारा निकल जाएगी यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप इस बात को याद रखो, जब भी बनने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज्ड होगा तो हम हाइड्रोलिसिस करवा के एल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब एक तरीके से हम यहाँ पर डिहाइड्रेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन। तो याद रखना, अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अच्छी खासी है तो वहां पर डिहाइड्रेशन होने के चांसेस भी अच्छे खासे होंगे। अब हम कार्बोनिल कंपाउंड्स में आखिरकार बात क्या करना चाहते थे, हम बात कर रहे हैं स्टेरिक हिंड्रेंस की, कि आखिरकार कोई स्टेरिक हिंड्रेंट ग्रुप लगा हो तो उसकी वजह से कैसे अटैक करेगा ग्रेनाडिएंट, उस केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस की बात करते हैं कि आखिरकार यदि हमारे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर C+O और यहाँ पर हमारे पास कोई एक बल्कि ग्रुप लगा है और यहाँ हमने ले लिया RMgX और फॉलोड बाय वर्कअप। ये आपके पास यहाँ पर सबस्ट्रेट है। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं, तो आपको हमेशा अच्छे से मैंने समझाया है कि जब भी आपके पास साइक्लोहेक्सेन हो सबसे पहले इसको चेयर फॉर्म में बदला करो, ताकि चेयर फॉर्म में बदल के आपको एकदम सही जानकारी समझ में आए कि आखिरकार अटैक हम लोग किस तरीके से करवाने वाले हैं। देखो सबसे पहले अगर आप इसको चेयर फॉर्म में बदलोगे तो चेयर फॉर्म में बदलने के बाद ये आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पर C+O और यहाँ पर इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्या आ जाएगा, बल्कि ग्रुप आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब देखो आपके पास क्या आने वाला है, यहाँ पर R- आने वाला है, ठीक है। अब ये R- हमने डिफाइन कर दिया, मान लो सबसे छोटा CH3 ही होगा। तो अब आप खुद बताइए ये अटैक यहाँ से करेगा, मतलब क्या ये अटैक एक्सियल करेगा या फिर क्या ये अटैक इक्वेटोरियल करेगा। तो आप लोगों से मैंने बहुत अच्छे से सिखाया था कि जैसे ही ये R आएगा तो R के एक्सियल अटैक करने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन, और उस 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन से सिस्टम क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर एक्सियल अटैक नहीं सोचेंगे, हम लोग यहाँ पर
इक्वेटोरियल अटैक सोचेंगे, और जब हम इक्वेटोरियल अटैक सोचेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कैसे बन जाएगा, देखो ये वाला ग्रुप एज इट इज ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा O माइनस और यहाँ पर आ जाएगा R। क्या बात सबको समझ में आ रही एकदम अच्छे से? ये वाली बात मैंने आपसे स्टोइकोमेट्री के टाइप पे कर रखी थी। अगर 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन हो, याद करो CH3 लगाया था, तो CH3 केस में क्या था, डायक्सियल इंटरेक्शन था, तो ये हमारे पास सिस्टम ऐसे बन गया। अब लास्ट में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर वर्क अप होगा, और वर्क अप होने के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये OH आ जाएगा और यहाँ पर R आ जाएगा, और इस तरीके से हमारे पास ये ग्रुप लगा हुआ। फिर आप फर्दर इस ग्रुप को किस में कन्वर्ट करोगे, ऐसे वाले सिस्टम में करोगे, तो लोग कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ऐसे करके ये वाला ग्रुप को आपने एज इट इज ऐसे बना के रखा। अब देखो आपने बीच से एक लाइन खींची, यहाँ पर ऊपर की तरफ OH है, ये भी ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर OH कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा, और यहाँ पर R कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन हो गया। अगर मैं इस R को यहाँ पर ET ग्रुप मान लूँ, इथाइल ग्रुप मान लूँ, तो एक्चुअली जो परसेंटेज देखा गया है इसका 75% बनना देखा गया है। वहीं पर अगर वहाँ पर वेज पर होगा R तो वहाँ पर 25% आता। तो आप यहाँ पर परसेंटेज से आइडिया ले सकते हो किस तरीके से स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर प्रोडक्ट में गवर्न कर रहा है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो आपके पास बाईसाइक्लिक सिस्टम आ जाए इस तरीके से, और यहाँ पर आपके पास C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ है आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस जो हम वर्कअप करवा रहे हैं। अब आप खुद बताओ, आपको पता है ऐसे सिस्टम हमेशा क्या प्रेफर करते हैं, एक्सो अटैक ही प्रेफर करते हैं। तो ये एक्सो अटैक करेगा और ऊपर कोई हिंड्रेंस भी नहीं है, तो हम बोलेंगे इसका एक्सो अटैक ही प्रेफर किया जाएगा। और जब आप इसका एक्सो अटैक करवाओगे, क्योंकि एंडो पर क्या है, कैविटी है, और एंडो पर कैविटी होने की वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, हिंड्रेंस ज्यादा आ जाएगा, इसलिए अटैक हमेशा ऊपर से करेगा, और हमारे पास यहाँ पर क्या जाएगा, R। और लास्ट में फाइनली आप क्या करवाओगे, वर्क अप करवाओगे। वर्क अप करवाने पे यहाँ पर OH और यहाँ पर R। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ऐसे ही मान लो मैं एक क्वेश्चन की आपसे और बात करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से है, यहाँ पर हमारे पास C डबल बॉन्ड है। इस बार मैं यहाँ पर 2 CH3 ग्रुप लगाता हूँ जो कि बल्कि है। अब मैं यहाँ पर सीधा आंसर लिखूंगा। अब आप मुझे बताना आंसर आप किस तरीके से करने वाले हो। RMgxH3O+ इस तरीके से आपका रिएजेंट है। अब आप खुद बताओ, अटैक आप इस नेगेटिव का यहाँ से करवाओगे क्या यहाँ से करवाओगे? यहाँ तो आपके पास बल्कि ग्रुप है, तो इस बार अटैक एक्सो अटैक ना होकर इस बार जो आपका अटैक होगा वो क्या प्रेफरेबल होगा, एंडो अटैक प्रेफरेबल होगा। जब एंडो अटैक आप करवाओगे तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, नीचे की तरफ R आ जाएगा, और ऊपर की तरफ आपके पास वर्कअप करके OH बन जाएगा। तो ये आपके पास थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस का कॉन्सेप्ट है जब आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिंग ओपनिंग इन इपॉक्साइड। इस केस में भी हम लोग इस रिएजेंट की यूज करते हैं। देखो ये रिएजेंट बहुत ही सदाबहार है, बहुत सारी रिएक्शंस में यूज करते हैं। अगर हम रिंग इन इपॉक्साइड ओपनिंग की बात करते हैं या रिंग ओपनिंग इन इपॉक्साइड की बात करते हैं, तो देखो हमारे पास कुछ इस तरीके से इपॉक्साइड होते हैं, और यहाँ पर मैंने एक R ग्रुप लगा दिया, और यहाँ पर हमने ले लिया RMgx फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, या फिर आप बोल सकते हो वर्कअप। जब आपने ऐसे लिया तो इस वाले केस में क्या होगा बताइए सभी लोग अच्छे से। यहाँ पर नेगेटिव है, ये देखो पॉजिटिव यहाँ भी है, पॉजिटिव यहाँ भी है, लेकिन ये अटैक कहाँ से करेगा, ऑलवेज लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा। इस बात को आप याद रखना, हमेशा जो रिंग ओपनिंग होती है बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा लेस हिंडर्ड साइड से ओपनिंग होती है। तो देखो ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, तो आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ इस तरीके से RO-, और यहाँ पर आपके पास ये थाई, और यहाँ आ जाएगा आपके पास R। इस तरीके से बाद में फाइनली क्या होगा, वर्क अप होगा, और वर्कअप होके H आ जाएगा। इस तरीके से आप रिंग ओपनिंग करवाओगे। तो हमेशा रिंग ओपनिंग की होती है लेस हिंडर्ड साइड से। ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान देनी है। अब हम अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि जहाँ पर अगर हमारे पास सबस्ट्रेट में बहुत बल्कीनेस है तो आखिरकार हिंड्रेंस का क्या इफेक्ट होने वाला है। तो इफेक्ट ऑफ हिंड्रेंस ऑन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम बात करते हैं आखिरकार इफेक्ट ऑफ हिंड्रेंस क्या होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे। देखो यहाँ पर मैं आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल लिखने जा रहा हूँ। उन एग्जांपल में आपको इफेक्ट ऑफ हिंड्रेंस समझना है, ठीक है। देखो मैंने सबसे पहला एग्जांपल आपके सामने कुछ इस तरीके का ले लिया। यहाँ पर इस तरीके से मैंने क्या लगा दिया, बल्कि ग्रुप लगा दिए, और आपके सामने यहाँ पर मैंने ले लिया CH3 MgBr इन ड्राई ईथर। अब मेरा सवाल ये है, क्या इस केस में रिएक्शन होने वाला है? तो हम बोलेंगे सर इस वाले केस में यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन कोई भी देखने को नहीं मिलती है, नो रिएक्शन। अब रिएक्शन ना होने का कारण क्या है, आपको अच्छे समझ में आ रहा है। इन दोनों ही ग्रुप का बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस का होना और उसकी लेस न्यूक्लियोफिलिसिटी का होना। लेकिन यदि हम यहाँ पर कोई ग्रुप ले लेते हैं PH CHH और यहाँ पर CH2 यहाँ MgBr,
फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस वगैरह रहा होगा। देखो इस वाले केस में क्या होता है, इस वाले पर आपके पास नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जैसे ही नेगेटिव आएगा यहाँ से क्या जाएगा, H+ निकल जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर साइड में ही कुछ ऐसा फॉर्मेशन भी हो जाएगा H- Mgr पॉजिटिव। ये आपको एक बहुत ही छोटू सा ग्रिग्नार्ड एजेंट दिखेगा, बहुत ही छोटा सा, और अगर ये बहुत छोटा सा दिखेगा तो अब ये बहुत ही आसानी से यहाँ पर अटैक कर सकता है। तो अब आपके पास इस वाले केस में क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? दोनों ही रिएक्शन को बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ही ध्यान से देखिए। जब आपने देखा तो यहाँ पर इस वाले केस में क्या हो गया, ये जो इस केस में हुआ है इसी को हम नाम देते हैं हाइड्राइड पंपिंग। इसी को हम नाम क्या दे देते हैं, हाइड्राइड पंपिंग। इस वाले केस में हमारे पास पॉसिबिलिटी ऐसी क्यों नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर ये वाला ग्रुप इनके स्टेरिक हिंड्रेंस के द्वारा रिएक्शन नहीं कर पा रहा था, तो नो रिएक्शन। लेकिन इस वाले केस में हाइड्राइड पंप किया हुआ, मतलब पंप क्या करता है, कहीं पर आप थोड़ा सा उसको बढ़ावा दे देते हो तो ये बढ़ावा कहीं ना कहीं ये इस तरीके से था और यहाँ पर इसको अटैक कर दिया गया। ये तो हो गया आपके पास पहला एग्जाम्पल। अब अगर मैं आपसे दूसरे एग्जाम्पल की बात करता हूँ, आपके पास यहाँ पर कोई इस तरीके का ग्रुप है C+O, और यहाँ पर वही मैंने इस बार बल्कि ग्रुप लगा दिए, और यहाँ पर मैं वही लेके आ गया RMgX या फिर CH3MgBr ET2। क्या यहाँ पर रिएक्शन होगा, तो यहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं होने वाला। तो आपको इस रिएक्शन से ये समझना है कि आखिरकार इफेक्ट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस किस तरीके से ग्रिग्नार्ड एजेंट पर होता है। अब अगर मान लो हमारे पास एक केस ऐसा आ जाए जहाँ पर हम लोग क्या ले लें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ही बल्कि ले लें। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, हमारे पास आ जाए CH3 C+O और यहाँ पर क्या आ जाए, CH3 आ जाए। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा कीटोन है हमारे पास, और हम लोग यहाँ पर जो रिएजेंट लेते हैं वो ऐसा ले लेते हैं CH3C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, और यहाँ पर हम ले लेते हैं MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। पहले स्टेप पे आपने ये लिया, दूसरे स्टेप पे आपने ये लिया। तो आप लोग क्या सोच रहे होगे, आप लोग सोच रहे होगे कि सर यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो आपके पास आंसर ये आ जाना चाहिए CH3C, यहाँ OH, यहाँ CH3 और यहाँ पर इस तरीके से, और आपके पास ये ग्रुप लग जाएगा। आपका ये सोचना होगा, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर आपके पास ऐसा कोई आंसर आता ही नहीं है। आपके पास यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, CH3C, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर क्या आता है H। ये H कहाँ से आएगा, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रीजन क्या है यहाँ पर, वही रीजन है क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत ही स्टेरिकली हिंडर्ड ग्रिग्नार्ड एजेंट है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है। तो आपको इन बातों को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है और इस हाइड्राइड पंपिंग वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान में रखना है। ये वाली बात थी हमारी इफेक्ट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। तो अब हम कुछ और अच्छे से क्वेश्चंस देखते हैं। तो अब हम एक ये बात समझ लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी बात है। देखो यार, जब भी मैं कोई रिएजेंट पढ़ाता हूँ तो मेरा दिल ही नहीं मानता कि अगर कुछ भी चीज़ बच रही होती है तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर सब बताने की। तो मैं उम्मीद ही करता हूँ हमेशा कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको दूँ और एक जगह ही आपको सब मिल जाए, 10 जगह आपको देखने की जरूरत ना पड़े। तो ये वही है, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है जो आपको ध्यान देनी है। देखो, जो भी हमारे पास कोई 3 डिग्री अमाइड होती है, जब वो रिएक्ट करती है किसी ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ, तो आपको अच्छे से पता है कि अमाइड के साथ अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट का अटैक होगा तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनेगा। तो हमारी जो रिएक्शन होती है वो एल्डिहाइड या कीटोन पर स्टॉप नहीं होती है, बल्कि ये एंड में फाइनली एल्कोहल ही बनाता है। जब हमने अभी रिएक्शन देखी थी, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं एस्टर से सबसे पहले हमने कीटोन बनाया, कीटोन से फिर फर्दर रिएक्शन अपने आप आगे हुई और एल्कोहल बना। वैसे ही अमाइड से पहले कीटोन बनेगा और फिर कीटोन से आगे रिएक्शन होगी और एल्कोहल ही अल्टीमेट प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर हमारे पास कुछ इस तरीके की अमाइड आ जाए जहां पर OMe ग्रुप लगा हो, तो एक्चुअली जब आप रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके का ये चीलेशन दिखाई देगा। तो इस चीलेशन की वजह से यहाँ पर जो रिएक्शन है वो हमारा कीटोन तक ही रुक गया, और ऐसी अमाइड को हम लोग बोलते हैं वेन रेव अमाइड। क्या बात समझ में आ रही है? कोई भी 3 डिग्री अमाइड कीटोन पर रिएक्शन नहीं रोकती है, एल्कोहल अल्टीमेटली प्रोडक्ट बनाती है। लेकिन यह एक स्पेशल अमाइड है जहां पर चीलेशन के स्टेबलाइजेशन की वजह से यहां पर जो प्रोडक्ट हुआ है वो कीटोन में ही कन्वर्ट हुआ है, आगे फर्दर एल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होता। तो इसी अमाइड को हम बोलते हैं वेन रेव अमाइड। ये बात थी हमारे पास वेन रेव अमाइड की। अब हम बात करते हैं इस रिएक्शन की। देखो, अगर इस रिएक्शन में मैं रिएजेंट देखता हूं तो ये ग्रिग्नार्ड एजेंट है, ये आपके पास यहाँ पर प्रोटेक्शन है ग्रुप की, और यहाँ पर ये आपके पास क्या है, वेन रेव अमाइड जैसा आपको लग रहा होगा।
देखो OMe ग्रुप लगा है। अब ये जो एस्टर होता है, इस एस्टर की यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि ये क्या होता है, हाईली हिंडर्ड होता है। और ऊपर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टेम्परेचर भी क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। अगर ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से हटा के 25 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस है, तो वहां पर इस रिएक्शन को हम लोग मान सकते हैं, इस रिएक्शन को समझ सकते हैं कि एस्टर ने भी रिएक्शन दिखाई है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर ये हाईली हिंडर्ड एस्टर के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा। तो फाइनली यहाँ पर क्या हो जाएगा, विनरव अमाइड है, तो विनरव अमाइड की वजह से हमारे पास फॉर्मेशन किसका होगा, कीटोन का ही होगा। अभी अभी हमने बात की थी। तो इस तरीके से ये तो आपके पास क्या रहेगा, CO2Me, और यहाँ पर आपके पास क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर देखो कौन सा ग्रुप आ जाएगा, NC6H13, ये वाला ग्रुप आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या आपको सारी बात समझ में आ गई, विनरव अमाइड समझ में आ गया? तो ये तो हमने अपनी प्रॉपर सारी थ्योरीज की बात कर ली, सारी डिफरेंट रिएक्शंस की बात कर ली, जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। अब हम कुछ अच्छे से अपने एग्जांपल्स करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, ताकि आप और कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाओ। तो अब हम फाइनली इन क्वेश्चंस की बात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपके सामने ये है और आपको पूछ रहा है कि अगर ग्रिग्नार्ड एजेंट एक्सेस में है तो कितने मोल कंज्यूम होंगे। मैंने आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस करवाए हैं डिफरेंट रिएक्शंस में, और आपको साथ साथ बताया भी है कि कितने मोल कंज्यूम होने वाले हैं। देखो एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास ये एसिड है, और एसिड के केस में कितना होगा, 1 मोल कंज्यूम होगा। आपको पता है एसिड बेस रिएक्शन होगी, यहाँ पर भी एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो 1 मोल कंज्यूम होगा। हमेशा याद रखना, एसिड बेस रिएक्शन के दौरान 1 मोल ही कंज्यूम होता है। अगर मैं CHO की बात करता हूं तो यहाँ पर कितने मोल कंज्यूम होंगे, यहाँ पर भी आपके पास 1 मोल कंज्यूम होगा, और यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। अब देखो ये आपके पास क्या है, एसिड हैलाइड। आपके पास इस वाले केस में कितने होंगे, 2 मोल कंज्यूम होंगे। जितने भी एसिड डेरिवेटिव होते हैं उसके केस में 2 मोल ही कंज्यूम होते हैं। अब अगर इस वाले केस में मैं बात करता हूं तो इस वाले केस में आपके पास क्या है, 1 मोल कंज्यूम होगा, एसिड बेस रिएक्शन है। इस वाले केस में आपके पास 2 मोल कंज्यूम होंगे, इस वाले केस में आपके पास 1 मोल कंज्यूम होगा। इस वाले देखो NH एसिड बेस रिएक्शन होने वाली है तो 1 मोल कंज्यूम होगा। अभी देखो एसिड एनहाइड्राइड है तो इस वाले केस में 2 मोल कंज्यूम होंगे, और यहाँ पर अमाइड है तो इस वाले केस में भी आपके पास 2 मोल कंज्यूम होंगे। तो बस इस तरीके से आपको अब टोटल ऐड करना है। इसमें सिर्फ 3 ही रिएक्शंस की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन, दूसरी न्यूक्लियोफिलिक में भी 2, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो टोटल अगर आप ऐड करोगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल आपके पास 14 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट यहाँ पर कंज्यूम होने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत फेमस है IIT लेवल पे और नीट लेवल पे। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमारा ग्रिग्नार्ड एजेंट का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम गिलमान रिएजेंट पढ़ेंगे, जो कि इसके साथ थोड़ी सी कनेक्टिविटी रखता है, और फिर हम और कुछ क्वेश्चंस दोनों को मिला के देखेंगे। देखो आपके पास यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव सेंटर। तो सबसे पहले ये यहाँ पर ऐसे अटैक करेगा, अटैक करके ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, और जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी तो आपके पास फॉर्मेशन देखो किस तरीके का हो जाएगा। सबसे पहले आपने ऐसे बनाया, फिर आपके पास ऐसा था, यहाँ पर O- आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, Me, और यहाँ पर आपके पास Br, और ये था NO2। अब देखो ये O- जैसे ही यहाँ पर आएगा वैसे ही ये वाला यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट होगा। इस बॉन्ड के शिफ्ट होने का जो आपके पास ड्राइविंग फोर्स है वो हमारे पास, मैं भी बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर NO2 है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज इस NO2 ग्रुप के द्वारा क्या है, स्टेबलाइज्ड है, और फाइनली आपके पास यहाँ पर Br है, और यहाँ पर आपके पास C डबल बॉन्ड OMe इस तरीके से टूट के आ जाएगा। अब देखो ये वाला नेगेटिव इस वाले पे अटैक करेगा और Br को एज अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देगा, और फाइनली आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कुछ इस तरीके का आ जाएगा। यहाँ पर तो आपके पास NO2 ही होगा, और यहाँ पर आपके पास C डबल बॉन्ड OMe होगा। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, बेहतरीन सा। दोबारा से आप देख लो, इस तरीके से होगा। ये आपके पास सारी कहानी थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। तो हम लोगों ने ऑर्गेनोमेटेलिक एजेंट में अपना सबसे पहला टॉपिक खत्म कर दिया है, ग्रिग्नार्ड एजेंट। अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं, गिलमान्स रिएजेंट। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।